नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम मीडिया न्यूज में। एक बार फिर हम आपके साथ हैं हमारे 34वें एपिसोड के साथ। दोस्तों, किसी भी देश की आंतरिक सुरक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और उसका अभी ताजा उदाहरण है हमास का इजराइल पर हमला। तो दोस्तों, ऐसा कोई भी देश नहीं है जो जुदा हो किसी भी अपनी आंतरिक सुरक्षा से, और दुनिया में हर पल नई नई चीजें हो रही हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, तो उसी हिसाब से सुरक्षा के खतरे भी बढ़ रहे हैं और अच्छी चीजें भी हो रही हैं। और उन्हीं में से ये जो एक मुद्दा है देश की आंतरिक सुरक्षा, इसकी भी बहुत सी चुनौतियां हैं। तो दोस्तों, आज हमने इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान को बुलाया है, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मिश्रा जी, जो डिफेंस विषयों के एक्सपर्ट हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन अध्यापन में गुजारा डिफेंस को लेकर, और डिफेंस में ही उन्होंने पीएचडी की है। हाँ दोस्तों, आप जानते होंगे कि हमारे देश में बहुत से ऐसे किस्से हुए, बहुत से ऐसे हादसे हुए जिनको याद करते ही आज भी जहन में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब वो चाहे बात मुंबई में जो वो 19/11/2008 में वो जो आतंकवादी हमला हुआ था, 26 उसके अलावा जी 26 नवंबर 2008, और उसके अलावा फिर भारत की संसद पर हमला हुआ। उसके अलावा अगर आप बात करें जम्मू कश्मीर की, वहां पर तो दहशतगर्दी पूरे चरम पर रही। पंजाब में भी खालिस्तानियों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, और अभी हाल में मणिपुर का भी मामला सामने रहा। तो सर, इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हमने इस विषय को चुना है, और कुछ ऐसे ही सवाल हम अपने आज के खास मेहमान के साथ रखेंगे जो देश और विदेश के विभिन्न टीवी चैनलों, समाचार पत्रों और उसके अलावा विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों में भी डिफेंस के ऊपर अपनी बेबाक विश्लेषण और टिप्पणियां देते नजर आते हैं। डॉक्टर मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम इंडियन। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत मैं और मेरे साथी डॉक्टर विजय गौड़ जी का आपके लिए बहुत बहुत आभार, और सभी हमारे चाहने वालों को अभिनंदन। तो मिश्रा जी, अगर हम शुरू करें अपने कार्यक्रम को, तो अगर हम पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो भारत हो चाहे विश्व हो, चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। टेक्नोलॉजी नित नई चीजें सामने ला रहा है, और उसी हिसाब से खतरे भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि शातिर दिमाग तो शातिर होता है, वो भी उसी हिसाब से नई नई इन्वेंशंस करता है। तो उसमें अगर हम आपसे पूछें कि अब ये आज के माहौल में, अब ये जो आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, अब ये किस रूप में पैदा हो रही हैं? देखो, सबसे पहले तो विजय जी बात ये, राजीव जी, कि सुरक्षा के बारे में, सुरक्षा की हमें जरूरत कब पड़ती है? जब कोई थ्रेट होती है, और आंतरिक थ्रेट इस समय हमारे भारत में बहुत ज्यादा है। अब नेशनल सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ द नेशन। जब नेशन को कोई थ्रेट होती है तो उसके लिए सबसे बड़ी जान। अब देखिए, एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। हमें जितना बाहर से खतरा नहीं होता, वो अंदर का खतरा ज्यादा खतरनाक होता है। जैसे एक छोटी सी कहानी है, एक लोहे की और सोने की दुकान पास पास में थी। तो छुट्टी का टाइम था, तो उसमें आपस में लोहा और सोना भी आपस में बात करने लगे। कहते यार, मैं भी घन से पिटाई होती है, मेरी भी तपाई होती है आग में, लेकिन मैं तुम्हारी तरह शोर तो नहीं मचाता हूँ, तुम तो दूसरों की कान फोड़ते हो। तो लोहा सोने से कहता, भाई बिल्कुल ठीक कहते हो, आपको पता है आप भी तपाए जाते हो, मैं भी तपाया जाता हूँ, आपकी पिटाई होती है, मेरी पिटाई, लेकिन आपने कभी ध्यान दिया आप क्या हो? सोना। पिटते किससे हो? लोहे से। मैं क्या हूँ? लोहा हूँ। और पिटता किससे हो? लोहे से। मैं अब भी चीखना चिल्लाना नहीं चाहता, लेकिन अपनों की जब मार ऐसी होती, चीख अपने आप निकल जाती है। तो सबसे ज्यादा खतरनाक अपने, क्योंकि बाहर की जो समस्या है वो तो हमें नजर आती है, लेकिन आंतरिक समस्या कि जैसे बॉडी के अंदर क्या पनप रहा है वो हमें नहीं पता लगता। भारत की जो आंतरिक समस्याएं बहुत सारी हैं, बहुत। आपने भी कुछ भाई टेक्नोलॉजी बदली, वो तो समस्या नहीं, जैसे साइबर सिक्योरिटी है तो नया है, लेकिन इसके अलावा हम जात के नाम पे, एरिया के नाम पे, धर्म के नाम पे, वर्ग के नाम पे, वर्ण के नाम पे कितना बटे हुए हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। अब जो है, पहले बात लोग करते थे ना, हम वही रहे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते थे, सर्वे वसुधैव कुटुंबकम की बात करते थे। अब तो अपना ये जो खंड है, देश है, वही अखंड होने की तैयारी पे लगा हुआ है। अब भारत की ही स्थिति देखें तो नॉर्थ ईस्ट में पूर्वोत्तर राज्यों की हालत अलग है। आपने खालिस्तान का जिक्र किया, उसका अलग है, नक्सलवाद का अलग है, माओवाद का अलग है, गोरखालैंड की बात अलग है, बहुत सारी स्टेट की अलग अलग बातें, क्योंकि ये सब पॉलिटिकली है। और पहली चीज होती थी धर्म और इसकी राजनीति की बात करें।
धर्म मीन्स होता था ड्यूटी, और राजनीति का पॉलिटिक्स। लेकिन हमने क्या किया, रिलीजन से लिया उसको। अब धर्म, और ये धर्म को हम एक तरह चीनी मानते हैं, और पॉलिटिक्स राजनीति को पानी की तरह। धर्म में राजनीति आ गई तो धर्म चौपट। आज ये जो खालिस्तान और दूसरी समस्याएं खड़ी, वो इसलिए कि धार्मिक मामले उसमें इन्वॉल्व हो गए। राजनीति में धर्म होना चाहिए, उसके सर्टेन प्रिंसिपल्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, हर चीज में राजनीति, चाहे एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे अब राजनीति धर्म का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक मामले हो, हर मामले में राजनीति आ गई। उसके कारण भी आंतरिक समस्याएं बढ़ी हैं। अब हम बात करें क्षेत्रीयता की, भाषावाद की, भय, भूख, भ्रष्टाचार की, तो ये सारी आंतरिक समस्याएं बहुत एक लोकतंत्र में और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि ये वोट बैंक है, तुष्टीकरण की नीति है, इन्होंने बहुत सारी समस्याएं पैदा की हैं। जी जी मिश्रा जी, यदि आप इसी के बीच से अभी जो आपने कहा कि राजनीति और धर्म, राजनीति और रिलीजन, उनको साथ होना चाहिए, तो मेरा आपसे ये कहना दो है, चीजें इसमें बीच में इंटरप्ट कर, दो चीजें, राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी, तो चलिए हम इसी को लें। राजनीति में धर्म होना चाहिए, तो जो वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, पूरा यूरोप जब तक क्रिश्चियनिटी का प्रभाव था, जब तक पोप का प्रभाव था वहां के राजतंत्र पे, तो पूरा यूरोप में बड़ा बुरा हाल था। औरतों को पकड़ के जला देते थे। गैलीलियो को कहा ये पृथ्वी गोल नहीं है, तू नहीं बोल सकता ऐसा, वो जो कुछ था। दूसरा, हमने धर्म का जो इतना बड़ा इंटरवेंशन है वो भारत में भी देखा है। उसको भी छोड़ दीजिए, अभी एक दुनिया का प्रमुख धर्म है जिसके 56 देश हैं, वहां तो वो सीधे सीधे राजनीति और धर्म को उन्होंने मिला लिया है। तो आप जब ये कहते हैं कि वो होना चाहिए, इस बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए कि क्यों होना चाहिए। क्या फिर मंदिर में बैठे हुए पुजारी आपको डिक्टेट नहीं करेंगे कि आप ऐसे करिए, आप ऐसे खाइए, ऐसे पिए, ऐसे ओढ़िए और ऐसे पहनिए? देखो, दो चीजें, एक भगवत गीता में धर्म मीन्स ड्यूटी है। धर्म का मतलब रिलीजन से नहीं लेना है, क्योंकि जब गीता का पहला श्लोक शुरू होता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युत्सवा, धर्म से शुरू होता है, और लास्ट में है नीर्तिमर्तिमम, 18 अध्याय का अंतिम है कृष्ण यत्र योगेश्वर कृष्ण, तो लास्ट में है नीर्तिमम, यानी धर्म से शुरू होती है मम, धर्म मीन्स ड्यूटी, और मम माने मेरी। जब हम अपनी ड्यूटी समझ लेंगे तो सारी प्रॉब्लम खत्म। हम क्या करते हैं, दूसरे की ड्यूटी, इसका ये काम है, इसका ये काम है, वहां प्रॉब्लम होती है। और यदि हम इसको रिलीजन के साथ लेते हैं, तो रिलीजन का मतलब है धर्म, जब धर्म धारण करें, नियमों का बनाए, नियम होने चाहिए, सर्टेन प्रिंसिपल्स होने चाहिए। लेकिन अब तो किसी के राजनीति में कोई सिद्धांत है नहीं, तो धर्म का बड़ा मतलब बड़ा अलग अलग मीनिंग लेते हैं, लेकिन धर्म इस मैं यहाँ ड्यूटी से ले रहा हूँ। मिश्रा जी, ये बात सही है, धर्म और रिलीजन को आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, अच्छी बात है। और ये सिर्फ हमारा मानना है, दुनिया ऐसा नहीं मानती। पर चलिए हम इस हिसाब से भी लें, तो धर्म अगर ड्यूटी है, तो क्या कोई मंदिर के या मठ के कोई मठाधीश हमें बताएंगे कि हमारी ड्यूटीज क्या है? देखिए, स्वतंत्रता का, राजनीतिक स्वतंत्रता का पहला ही बिंदु है कि मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूं। मैं अपनी ड्यूटीज को पहचानने और उनको करने के लिए भी स्वतंत्र हूं, और ना करने के लिए भी स्वतंत्र हूं। तो जब हम ये कहते हैं कि धर्म या रिलीजन को राजनीति के साथ जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पे हम एक्चुअली अपनी ड्यूटीज को, तो धर्म को व्याख्यायित कर रहे हैं आप राजनीति को भी व्याख्यायित कीजिए जरा। राजनीति क्या है? राजनीति बेसिकली राजा की नीति है, राज्य करने की, राज्य में जो नीतियां होंगी उनका स्पष्ट उल्लेख है उसमें। यहाँ पे जब हम अपनी पूछड़ किसी और के हाथ में पकड़ा देंगे तो फिर मुश्किल होगा। दो चीजें हैं, एक राजनीति और धर्म, इसका भी थोड़ा मैं विश्लेषण करना चाहूंगा। राजनीति देखिए, एक तरह का तो राजनीति है पानी की तरह, और धर्म है, धर्म रूपी चीनी है। राजनीति रूपी पानी में थोड़ी सी चीनी मिला देते तो उसका स्वाद बदल जाता है, और धर्म रूपी चीनी में राजनीति रूपी पानी मिला देंगे तो चीनी का बंटाढार हो जाएगा।
तो यहाँ हमें एक संतुलन बनाना है। राजनीति में तो धर्म होने चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरा ये कहने का तात्पर्य है। मिश्रा जी, चलिए आप ही की बात को ऊपर रखते हैं। आप ये बताइए कि अगर जी धर्म में राजनीति को नहीं रखना चाहिए, ये जो खासकर आजकल खालिस्तानी मूवमेंट फिर दोबारा से पांव पसार रही है और कनाडा से शुरू हो रही है, ये क्या ये धर्म है या राजनीति है या ये है क्या, जो अब पंजाब में भी इसकी तपिश नजर आ रही है? ये धार्मिक राजनीति है, धर्म के नाम पे राजनीति की जा रही है। इसमें भी बहुत गुटबाजी, बहुत सारे आप ही देख लीजिए, बहुत सारा सिख समुदाय आज भी नहीं चाहता कि, लेकिन उनके ऊपर धर्म के नाम पे थोप के किया जाता है कि आप बोल नहीं सकते हैं। इसमें धर्म में राजनीति की जा रही है। इनके भी बहुत एसडीपी थी, उसके भी बहुत सारे विभाजन हुए, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति है। आज किसी भी फील्ड में चले, एजुकेशन में होता था, एजुकेशन में भी राजनीति आ गई, सब राजनीति का आधार पर तय किए जाने लगे। एक सेकंड, एज एन डिफेंस एक्सपर्ट, आपको क्या लगता है कि ये दोबारा से क्या उभरेगी पंजाब में, या इसको आंतरिक सुरक्षा के हिसाब से डोभाल जी इसको संभाल लेंगे? नहीं, बिल्कुल संभालेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, ये चीजें क्षणिक होती हैं। अब जैसे एकदम सारा कंट्रोल कर लिया गया, ऐसा नहीं है कि जिस समय ये लगा था, जिस समय इन्होंने विस्फोटक स्थिति पैदा की थी, लगता था कि कहीं, एक आपने शायद ध्यान दिया हो, जब किसान आंदोलन हो रहा था, किसान आंदोलन में बहुत पूरे जज्बे, जोश, जुनून के साथ, पूरी ऊर्जा, उमंग, उत्साह के साथ सारे इकट्ठे हुए थे ये लोग, और उनको पूरा सपोर्ट कर रहे थे, पूरा पैसा उनके साथ आ रहा था, तो वो सब मिले हुआ था। लेकिन अब वो मामला ऐसा कुछ नहीं है, उसमें राजनीतिक पार्टियां भी उनको सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि सत्ताधारी को किसी तरह सत्ता से हटाना है, उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था। तो उसके लिए इनको भी उकसावा दिया था उन्होंने, एक मौका मिला था। लेकिन अब ऐसी कोई स्थिति आने वाली नहीं है, क्योंकि आज भी बहुत सारा सिख समुदाय ये नहीं चाहता किसी भी हालत में पंजाब की हालत खराब हो। आपने देखा ना कि खालिस्तान के बाद से आज पंजाब किसी टाइम स्टेट का नंबर 1 इंडिया का स्टेट होता था, आज बहुत पीछे चला गया है वो। उसके पीछे यही है कि जब आपस में विखंड हो गए, आपस में लड़ेंगे तो क्या होगा। आज जो जम्मू कश्मीर की स्थिति हुई थी, अब ये जो है नई जो 370 आर्टिकल खत्म किया, 35A जो खत्म किया 5 अगस्त 19 को, उससे तो भी अब स्थिति धीरे धीरे कंट्रोल होती है। बिगड़ने में कोई टाइम नहीं लगता, बनाने में, थोड़ा संभालने में टाइम लगता है। अब लेकिन वो स्थिति आने वाली नहीं है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान संभाल ही लेंगे पंजाब को। खैर, उसके संभालने के पीछे भी राजनीति थी, उसके पीछे भी एक राजनीति थी। हाँ, ये जब सपोर्ट मिल रहा था, आपने किसान आंदोलन शायद देखा हो, मैंने किसान आंदोलन जाके देखा, वहां पे, वहां टेंट लगे हुए, वहां एसी लगे हुए, वहां खाना पीना, शाम को सब उनकी व्यवस्था होती थी, पीने की भी व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था होती थी। आप देखें जैसे हलवा बन रहा है, कुछ बन रहा है, जैसे जश्न मनाया जा रहा था। तो वो सब पॉलिटिकल पार्टियां भी सपोर्ट कर रही थी, सारे रोड ब्लॉक कर रखे थे। तो मिश्रा जी, ये जो एक समय ऐसा था भारत में कि दिल्ली में बम फट रहे थे, तो हमारे गृह मंत्री जो है सूट बदल रहे थे, और पार्लियामेंट पे अटैक तो सबको पता ही है। पिछले कुछ समय से, पिछले दशक में स्थितियां थोड़ी बदली हैं, इस तरह का कुछ नहीं हो रहा है देश में। फिर भी आपको क्या लगता है कि जिस तरह की घटनाएं अब हमारे पार्लियामेंटेरियंस डिवैल्यूएट कर रहे हैं चीजों को, मुझे नहीं पता वो कितनी सत्य है, कितनी झूठ है। अगर आप अपना पासवर्ड भी बाहर दे दें विदेश में बैठे हुए किसी आदमी को प्रश्न पूछने के लिए, तो बड़ा खतरा है। एक आम नागरिक के तौर पे हमें नहीं पता वो सत्य है, हमें नहीं पता वो झूठ है, ये तो एथिक्स कमेटी या कोर्ट तय करेंगे। पर जब अखबार में ऐसी खबरें पढ़ते हैं तो बड़ी दुविधा में आ जाता है जनमानस। आपका क्या विचार है इसके बारे में? देखिए, 2 चीजें हैं। आप देखें 2014 से जब मोदी जी सरकार आई तो बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। आज विदेश नीति के मामले में ही ले लें हम, विदेश नीति की स्थिति है, देश की तो संभली है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं वो बाहर भी देश के बारे में बताती हैं, ऐसा जिक्र करती हैं कि नहीं वहाँ बहुत खराब स्थिति है। लेकिन आप खुद विदेश में रह रहे हैं, आप ये देख रहे हैं ना, आज जो सम्मान बढ़ा है भारत का, ऐसा कभी नहीं रहा है। आज हमने तंजानिया के साथ, वियतनाम के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, सबके साथ रिलेशन बनाए। अभी ये जो नया कॉरिडोर बनने जा रहा था, इसकी भी बात से चाइना तो इसी बात पे परेशान है। तो वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स में बड़ा चेंजेस आया है। अभी जो कतर की बात हुई कि कतर में जो है हमारे 9 सैनिकों को लिए फांसी की सजा सुनाई है, उसको भी सॉल्व किया जाएगा। अभी जैसे वहां से इजराइल से बहुत सारे इंडियन को बुलाया गया,
बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी, रूस और यूक्रेन के विवाद के टाइम भी था, भारतीय फ्लैग लेके पाकिस्तान के भी दूसरे कंट्रीज के लोग आए। तो ऐसा नहीं, भारत का सम्मान बहुत बढ़ा है, स्थितियां बदली हैं। विदेश नीति में आज जैसे हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी हैं, उन्होंने बहुत कुछ परिवर्तित किया है, और ये लेकिन भी अब हमारी डिप्लोमेसी लोगों को समझ में आई है। लेकिन मिश्रा जी, जी, क्या पूछना ये चाहें? ये बात तो बताइए, आपकी सारी बात मान ली कि चलो विश्व में मान बढ़ा है, वो सब कुछ है, लेकिन भारत में तो पूरी हम्म। तरीके से अब राममय हो रहा है और ये हिंदू मुसलमान बहुत तेजी से गर्मा गर्म होता चला जा रहा है। उसके ऊपर मतलब आप क्या कहेंगे? हाँ, ये वोट बैंक है, तुष्टीकरण की नीति है। अब जो वोट बैंक की नीति में क्या है, हम खुश करना चाहते हैं जात की। आज ये जो जाति और एरिया, संप्रदाय, वर्ग और क्षेत्र जो बटे हैं, उसके पीछे ये राजनीति तो है, इन्हीं लोगों ने तो बनाया है। ये जो बौनी राजनीति है, इनकी सोच, हम बात तो करते हैं कि मानवीकरण की बात, मानवीय मूल्यों की बात करते हैं। विश्व में जो है मानवीय मूल्यों की सबसे ज्यादा महत्व दिया जाए, मानवता की बात की जाती है, लेकिन ये तो इतना छोटी-छोटी बातों पे बटे हुए हैं। आज हमारे देश की स्थिति ये है कि हमारे यहाँ, जबकि हम कहते थे एकता में अनेकता की बात करते थे, कि यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं कि हमारे पास 4635 समुदाय हैं, 425 जो है अल्प जातियां हैं, 25 भाषाएं बोली जाती, लिपियां हैं, इस तरह से भाषाएं भी बहुत हैं। नहीं लेकिन नहीं इस सब के सॉरी बावजूद हम सॉरी अनेकता में एकता टू की बात करते हैं। जी जी सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैं ये कह रहा जी, हूं कि आप एक तरफ प्लीज। कह रहे हैं कि विश्व में हमारा मान बढ़ रहा है, लेकिन अंदर हमारे देश के हाँ अंदर ये दूसरा माहौल बन रहा है। मैं उसके ऊपर पूछना चाह रहा हूँ कि ये कौन सी राजनीति हाँ, है? देखिए, दो तरह की राजनीति, ये वोट बैंक है। ये राजनीतियां सत्ता में किसी तरह आना, एन के प्रकार मुझे सत्ता चाहिए, चाहे वो जात के नाम पे मिले, चाहे धर्म के नाम पे मिले, चाहे संप्रदाय के नाम पे मिले, चाहे वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे मिले, वो सबसे बड़ी समस्या है। ये तो देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो बाहर के मिश्रा खतरे जी के लिए तो हम चाइना से। जी। देखिए, अब मैं आपकी जो दो आपने बात हमें बताई, उन दोनों को हम्म। थोड़ा सा मिला के अगर हम विचार करें, हम्म। 1980 के अंतिम वर्षों में, लगभग मध्य हम्म। में एक पालमपुर का रेजोल्यूशन हम्म। हुआ था बीजेपी का। उसमें हम्म। उन्होंने पहली बार कहा कि हम राम मंदिर बनाएंगे। हम्म। हिंदू राष्ट्र के आज स्वर उठने लगे हैं देश में। धर्म और राजनीति का ऐसा जो मिलन है, उसका नतीजा है कि 350 सीट की बात होती है। आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र जो है वो आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा होगा, भारत में गृह युद्ध हो जाएगा, ऐसा लगता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, बहुत सारी चीजें बदली हैं। आपके यदि एरिया वाइज आप देखें ना, तो जितने नेपाल बॉर्डर पे देखें ना, करीब आसपास जितने बॉर्डर एरियाज हैं नेपाल और चाइना और पाकिस्तान के साथ, वहां पे बहुत सारी मुस्लिम जनसंख्या बढ़ गई। आपने देखा होगा 71 का वार हुआ था, तब 5 करोड़ बांग्लादेशी खाली इंडिया में आए हुए थे, और इस समय रोहिंग्याज भी आ गए। तो इन सबको किस किस लिए लाया जाता है? उनके पास वोट बैंक है, उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास सारी चीजें। ये सिर्फ तुष्टीकरण की नीति है, यही तो बंटवारा कर रहे हैं लोगों को। अब लोग क्या कर रहे हैं, राजनेता भी क्या कर रहे हैं, राजनेता उसका फायदा उठाना चाहते हैं। अब ये जो धार्मिक बात करते हैं, आप हिंदू की जो बात करें कि हिंदू भाई राम मंदिर बनने की बात करते हैं, जहां तक राम मंदिर की बात है, तो ये पहली की बात, रेडिएशन नहीं बनाया जाए। आप आज भी देखिए, जितने भी मस्जिदें हैं, जितने भी चर्च हैं, उनका पैसा किसके पास, उनके पास रहेगा, लेकिन जितने मंदिर हैं उनका पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा। ये क्यों दोहरा चरित्र क्यों है? बहुत सारी चीजें ऐसी बनाई गई हैं जो दोहरा चरित्र अपनाया गया। तो लोग जो सत्ता में आते हैं, तो वोट बैंक अपना पक्का करने के लिए दूसरा आधार तय करते हैं। तो चलिए मिश्रा मिश्रा जी, जी, ये बताइए, मिश्रा जी, आपको लगता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? नहीं, बात हिंदू राष्ट्र की नहीं। मैं देखिए, राष्ट्र राष्ट्र है, हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र बनाने से कोई बात नहीं बनती। आदमी की सबसे बड़ी सोच ने, कहते ना, हम तो चांद की बात करते हैं कि चांद में पहुंच गए हैं, पड़ोस में कौन रहता है उसके बारे में नहीं जानते हैं। कहते ना, फासलों में आ गई कितनी कमी, चांद के नजदीक है आदमी, सोच लेकिन मैं रहा हूं देर से, आदमी से क्यों दूर आदमी, पड़ोसी कौन उसको तो जानते नहीं हम, और हम चांद की बात करते हैं। तो ये तो बहुत खराब बात है। सबसे बड़ी बात है, वही देश है जो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते थे। आज ये स्थिति हो रही कि हम बटे जा रहे हैं हिंदू मैं मुस्लिम के यही नाम बात पे। मिश्रा जी, मैं यही बात कहना चाहता हूं
कि ये धारा 370 हटाई। मैं पिछले साल जम्मू कश्मीर गया था घूमने के लिए, और जो हमारा जी, ड्राइवर जी, जी। था, आप यकीन नहीं मानोगे कि उसका जो बिहेवियर था ना, जगह जगह पर जब आर्मी की चेकिंग होती थी तो वो सरेआम गालियां देता था और उनसे भिड़ जाता था। और आज भी वहां पर जो गए, मेरा जो अनुभव था वहां पर, बराबर पूरी तरीके से वो, जिसको बोलते हैं ना कि बहुत ही गंदी नजर से देखते हैं हिंदुओं को आज भी। सरकार कह तो रही है कि जम्मू कश्मीर को हमने मिला लिया और ऐसा हो गया और सब शांत हो गया, लेकिन असल में आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप बताइए कि रियलिटी में क्या ये ऐसा हुआ है वहां पर? मुझे नहीं लगा कि वहां पर ऐसा नहीं हुआ देखो, नहीं ऐसा वहाँ के, एक चीज ये तो आपको पता होना चाहिए कि जो मुस्लिम धर्म है अपने के धर्म के मामले में बड़े कट्टर हैं, और उनको जो सिखाया जाता है, और ये जो कुरान है, कुरान में कभी हमेशा लड़ाई की बात की थी, कभी शांति की बात नहीं की जाती। जितनी कुरान की आयतें हैं उनके बारे में आप कभी पढ़ें, देखें, जानें, तो ये जरूर मिलेगा आपको। क्योंकि अब हमारी जो सोच है उसी तरह से हम भी कहीं ना कहीं होते जा रहे हैं, ये भी गड़बड़ है। हम बदले की भावना रखें, ये बिल्कुल नहीं हो। जैसे गौर साहब ने कहा ना कि क्या ऐसा हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, वो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये राजनीति है। सिर्फ नहीं हम नहीं सत्ता हासिल करना चाहते हैं। हाँ, नहीं जी, नहीं, हम तो इसलिए बने क्योंकि पूरी जिंदगी मुसलमानों के जुल्मों को सहते आए हैं। तो अब हमने जवाब हाँ देना तो आज सीख भी, लिया है। अब हमने हाँ तो जवाब जवाब देना सीख नहीं, लिया है। वक्त हम बदला नहीं ले रहे। हम यदि अब ये कह रहे हैं आप वक्त कि अब के हम भी नहीं, बड़े हो गए हैं, हम भी खड़े हो गए हैं और हम भी मजबूत हो गए हैं। आप वक्त, बस। आपने अपने आप को वक्त के साथ नहीं बदला तो आप पीछे हो जाएंगे। आज यही स्थिति बिल्कुल। हुई है। यदि जी। मान देखें तो यहाँ यदि देखें रोहिंग्याज और इनकी बांग्लादेशी, ऐसा कोई शहर नहीं जहां बांग्लादेशी ना हो, और उनको वोट बैंक किसने, राजनीति को लोगों ने बनवाया। अब जैसे देखें ना, हम शुरुआत करें भारत से, जब स्वतंत्र हुआ उसे 1947 के बाद से कश्मीर की समस्या आई, इसके बाद हैदराबाद की समस्या आई, जूनागढ़ की समस्या आई। उन समस्याओं के पीछे भी ये कहीं ना कहीं धर्म छिपा हुआ था। जम्मू कश्मीर में क्यों इन लोगों ने वो किया था? जम्मू कश्मीर में इसलिए कि हमारा जो है यहाँ मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, राजा हरि सिंह जी हैं, इनको जो है कबायली बेच करके उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की। जबकि राजा हरि सिंह ने कानूनी तौर पे अक्टूबर में 26 अक्टूबर को भारत में विलय कर लिया था। भारत का हिस्सा भी है, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं। जूनागढ़ में क्या हुआ? जूनागढ़ में शासक, वहां पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी, शासक मुस्लिम था, और उसका जो वजीर था वो हिंदू था। तो उसने इसके, जब वो शासक बाहर गया था, उसने पूरी प्लानिंग थी कि पाकिस्तान के साथ इसको मिलाया जाए, फिर आर्मी भेज के तब वो कब्जा किया गया। हैदराबाद की भी थी। हैदराबाद में क्या था कि विदेश के मामले में, रक्षा के मामले में सिर्फ आप बाहर से करेंगे, बाकी सब जो है आप स्वतंत्र रहेंगे। तो उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ मिलने की, निजाम जो थे, निजाम ने भी इस तरह से पूरी कोशिश। जब ये पता लगा कि पाकिस्तान के साथ मिल गया, तब फिर वहां पे आर्मी लगाई। ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का भला हो, जो ऐसे जो गृह मंत्री थे मजबूत, नहीं तो शायद आज हमारी स्थिति बहुत नाजुक होती। क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो मामला है धार्मिक मामला, कहीं हम लोग इस मामले में चाहे कायर कहें या उदार कहें या ना समझ कहें या जो कुछ कहें, कहीं हमने उदारता दिखाई है, अच्छी उदारता नहीं। हाँ, कम से कम तो, अपने देश में ही रह रहे हैं, तो अपने तो, देश का तो अपना हिंदू अपने नहीं, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का नहीं होगा तो वो फिर कहाँ का हो सकता है? तो मिश्रा जी, मेरा एक प्रश्न आपसे है। अब जी, अभी आप लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये सिर्फ समस्या मुस्लिम के कारण है। आप अब मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग हिंदुओं में भी ऐसा है। मैं 90 के दशक में दिल्ली में नीबड़ी कॉलोनी में एक मित्र के घर बैठा था, एक छोटी सी पार्टी में। वहां जी, पे एक सज्जन केरला से आए हुए थे, हिंदू थे, हम्म, और वो मुझे हम्म, इस बात पे ही लड़ पड़े। उन दिनों राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था, तो हम्म, वो इसी बात पे हम्म, बहुत ज्यादा युद्ध किया उन्होंने मेरे साथ कि भाई राम मंदिर तो बन नहीं हम्म, सकता। अब वो बन रहा हम्म, है। सवाल ये है हम्म, कि जो भीतर घात कर रहे हैं आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से, उनका क्या रोल रहेगा? ऐसे भी तो लोग हैं जो कह रहे हैं कि सनातन तो डेंगू है। वो भी तो, उनकी माएँ या उनकी दादी वो तो सब मंदिरों में जाती हैं। तो पहली बात तो उनकी कर लें। क्या सिर्फ मुसलमान ही इस देश के इस सब के दोषी हैं? ऐसा मुझे नहीं लगता। दूसरी बात, आपने कहा कि भाई, आपको क्या लगता है, आप एक डिफेंस एक्सपर्ट होने के नाते, जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, जो मोदी जी की सरकार है,
क्या आप इस दृष्टि से पूरी तरह से आप यू आर हैप्पी विद द सिचुएशन कि भाई बहुत बढ़िया चल रहा है और आंतरिक सुरक्षा हमारी बहुत अच्छी चल रही है? देखिए, आपको जितनी घटनाएं, आंतरिक घटनाएं होती, चाहे नक्सलवाद की ले लीजिए, चाहे अलगाववाद की लिए, नॉर्थ ईस्ट की ले लीजिए, जब 2014 के बाद जितनी घटनाएं हुई उनमें बहुत ज्यादा कटौती हुई है। और ये 2 साल के अंदर, ये तो अभी भी का गृह मंत्री ने कहा 2 साल के अंदर पूरी तरह से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स इन्वॉल्व रही, तो आपको मानना पड़ेगा, चाहे वो पूर्वोत्तर राज्यों के हो, चाहे नक्सलवाद की बात करें, और चाहे इंसर्जेंट। अब क्या है, जो है ऑर्गेनाइज क्राइम किया जा रहा है, जो संगठित अपराध है वो कम नहीं हो रहा है, उसके पीछे लोग हैं। अब मुसलमानों में भी तो बंटवारा है, आप हिंदू की बात कर रहे हैं, हिंदू बटे हुए, हिंदू के लोग, उनमें भी शिया सुन्नी का कितना बंटवारा है। तो हम सब इसलिए यहाँ ये क्यों बंटवारा है, वो राजनीति है। ये जो राजनीति शब्द है ना, सिर्फ हम राजनीति को पॉलिटिकली शब्द नहीं जोड़े, इसको में हमारे अपनी एक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, अपने समाज में एक नया रुतबा रखने के लिए वो राजनीतिकरण हो रहा है। वो वही चीजें, चाहे चाहे खालिस्तानी की बात हो, चाहे अब ये देखिए, अब इसके बाद स्टेट की बात कर ले, हरियाणा की बात करें तो अहिरवाल की अलग बात करते हैं, मेवाती एरिया अलग बात करते हैं। किस लिए? क्योंकि हमारी सत्ता होनी चाहिए। आज भी देश को स्टेट अलग अलग बनाए जाने के पीछे क्या रास्ता? ये जो छत्तीसगढ़ अलग किया गया, क्योंकि छोटे छोटे स्टेट बना लिए जाए तो हमारी सत्ता बनी रहेगी। तेलंगाना अलग किया गया। तो ये जब चीजें हैं, ये जो सोच है ना, संकीर्ण सोच, वो खराब कर रही है चलो वो चलो देश की मजबूती। हाँ, और एक बात मैं उसके, यदि डिफेंस की बात करें, मोदी सरकार की जो बात करते हैं, आज हम रक्षा के मामलों में बहुत आत्मनिर्भर हो गए हैं। आज हम करीब करीब 100 देशों को हम बहुत सारा रक्षा संबंधी जो है सामान जो है निर्यात कर रहे हैं। पहले हमें सब कुछ आयात करना पड़ता था। आज हम ड्रोन से लेकर के एयरक्राफ्ट भी हमने बनाने लगे, HAL हमारा बनाने रहे, चलो टैंक भी बना रहे हैं। मिश्रा जी, ये बात तो ठीक है। जी अब आपकी बात को मैं जी। हम समझ गए। अब ये बताइए कि वो सब कुछ बना रहे हैं और इजराइल भी अपने आप में वन ऑफ द टॉप मोस्ट, जिसको बोलते हैं ना, टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री थी, और उसके ऊपर भी हमास ने जी खट से ऐसा हमला कर दिया कि वो हक्का बक्का रह गया। और हमारा पड़ोसी भी, आपको पता है आज किस दौर से गुजर रहा है। और जब आदमी परेशान होता है तो वो कुछ भी कर जाता है। तो उसके लिए क्या हम लोग तैयार हैं? अगर ऐसी स्थिति भारत में आती है तो क्या होगा? नहीं, देखिए, पहली बात, ऐसी स्थिति आने के लिए, और जो घटनाएं घटित होती है तो कोई भी हो सकता है, जिसको कई बार ये होता है, ज्यादा अपने आप को पावरफुल मान लेते हैं, धोखे में रह जाते हैं। तो हम, ये हमास का अटैक इस वजह से इसराइल में हुआ। वो ये लगता था कि इसराइल का कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हाँ है, और जी। साथ वहाँ की जो है खुफिया एजेंसी बहुत मजबूत है, वो सब पता कर लेगी। लेकिन कई बार हम जो अपने आप को ताकतवर समझ लेते हैं, तो कई बार कमजोर आदमी भी हमें धक्का देके गिरा देता है। तो वो स्थितियां हैं। लेकिन एक चीज तो ये समझ में आ गई उनको भी, कि इज़राइल कभी छोड़ने वाला नहीं, बख्शने वाला नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। तो हमें सशक्त होने की ज़रूरत है। नहीं, और ये लेकिन जो हमला आप तो हो ही गया ना। पाकिस्तान की, हमला जहाँ तो हो ही पाकिस्तान, गया ना। जहाँ तहाँ हमला तो हो गया, भई तो घटना, तो दुर्घटना कभी भी घट सकती है। देखिए, दुश्मन तो कभी भी धोखा दे। आप क्या कश्मीर के रोज़ घटनाएँ नहीं होती है? पाकिस्तान रोज़ ISI क्या कर रही है? इंटर सर्विस इंटेलिजेंस का काम ही है कि भारत के विरोध में षड्यंत्र करना है। अभी वहां फायरिंग में बहुत सारे मारे गए। अब ये देखा जाता है कि वहां के जितने पाकिस्तानी हैं वो परेशान तो हैं, लेकिन क्या वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, या सकते, हाँ वो बेच सकते हैं। ये देखना होगा कि न्यूक्लियर वेपन किसी को बेच न दें वो परेशान होकर। लेकिन वो ये सोचे कि हमला करें। आज स्थिति इतनी खराब है, वो कटोरा लेके खड़े हुए हैं, उनको कोई देने के लिए तैयार नहीं है। यही चाइना का सपोर्ट कर रहे थे, वहां के लोग उनके अगेंस्ट खड़े हो गए। हम्बन टोटा चला गया श्रीलंका का, अब पाकिस्तान में ग्वादर है, वहां भी कब्जा कर रखा है चाइना ने। तो चाइना की जो हड़प नीति है, जो कर्जा नीति है, उससे भी लोग बहुत परेशान है। लेकिन कई बार मजबूरी होती है, कोई कुछ सहारा नहीं दे रहा है, तो भाई भारत को जो है, पाकिस्तान को ये लगता है कि चाइना से कुछ मिल सकता है। अब ये भी वहां के लोग कहने लगे कि जब चांद में पहुंच गए इंडियन, तो बोले भाई हम तो चांद को देख लेते हैं, बस इसी में खुश हैं, चांद में जा तो नहीं सकते हैं। तो ये स्थिति बदली है, ऐसा नहीं है। अब वहां बलूचिस्तान की यदि बात करें, तो बलूचिस्तान के लोग भी परेशान हैं, वो तो भारत के साथ मिलने के लिए खुद तैयार बैठे हुए। जी तो राजीव जी। चलिए, अब डिस्कशन तो हमारा बहुत बढ़िया रहा। आखिर में चलते चलते एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं मैं आपसे कि ये जो सारी चीजें हैं, चूक हो जाती है, आप सिर्फ ये बता दीजिए कि आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, जितनी मर्जी आपकी फुल प्रूफ सुरक्षा एजेंसियां हो, आपको लगता है कि जो शातिर दिमाग होता है वो हमेशा से ज्यादा
तेज चलता है, सुरक्षा को वो धता बता ही देता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन फिर इसके बावजूद भी हम लोगों को जागरूक रखना होना, अच्छी सोच रखना है। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, देहि सिवा वर मोहि मुझे शुभ कर्मन ते कबहु न टरू, जब जाए लड़ूं अरिसे निश्चय कर अपनी जीत। ऐसी सोच हो, ऐसे विचार हो, चाणक्य जैसी सोच हो। अब चाणक्य के एक छोटा सा उदाहरण चाणक्य की सोच का बता दीजिए। चाणक्य एक ऐसा आदमी, आज लोग सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, उसने सत्ता छोड़ने के लिए कहा चंद्रगुप्त मौर्य मैं सत्ता छोड़ना चाहता हूँ, बाहर रहना चाहता हूँ। तो बोले नहीं आप बाहर नहीं रहेंगे, मैं बाहर रहूंगा। तो बोले ठीक है आप बाहर रहेंगे, लेकिन जितना राज्य का लेखा जोखा वो आप संभालेंगे। तो बोला ठीक है। उसको एक दरबारी दे दिया और राज्य के बाहर एक झोपड़ी में रहने लगे। वो एक ऐसा विद्वान, कभी अर्थशास्त्र पढ़ने का मौका मिले तो देखिएगा, राजनीति के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, सैन्य विज्ञान के बारे में, घोड़ों के बारे में, ऊंटों के बारे में, राजदूत के बारे में, गुप्तचरों के बारे में, उनकी बीमारी के बारे में, किलेबंदी के बारे में, सब कुछ इतना ज्ञान कैसे हो सकता है। तो एक विदेशी मिलने के लिए आता है उनसे, रात का टाइम होता है। तो वो जब काम कर रहा था तो बोले कोई आपसे विदेश से मिलने के लिए आया है। तो बैठे काम कर रहे थे, रात में वो इसका मस्टर्ड ऑयल के उससे दिए से काम चलता था, इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं थी। तो उसको बिठाया काम करते करते, बोले आके बिठाओ मैं काम कर रहा हूँ। काम करने के साथ वहीं बिठा लिया, अंधेरा हो रहा था, रात का टाइम था। तो काम करते पूछते हैं कि कैसे आना हो, व्यक्तिगत काम से आए हैं या सरकारी काम से मिलने के लिए आए हैं? तो उसने जवाब दिया नहीं मैं आपसे व्यक्तिगत काम मिलने आया हूँ। पूरा काम फिनिश किया, ये नहीं कि बीच में छोड़ दिया। काम खत्म करने के बाद बोला बताओ आप कैसे। तो वो जैसे ही काम खत्म हुआ वो दीपक बुझा दिया, दूसरा दिया जला दिया। वो तो वैसे ही मिलने आया था। बोले मेरे बताओ क्या पूछना चाहते हो? बोले मैं कुछ नहीं पूछना चाहता हूँ, सबसे मेरा एक ही प्रश्न उठा है, जो अभी दिया आपके पास जल रहा था उसमें तेल भी था और लाइट भी पूरी दे रहा था, फिर आपने वो बुझा दिया, दूसरा दिया जलाया, तो इसका क्या मतलब है? बोले मैंने आपसे प्रश्न किया था, प्रश्न ये था कि आप व्यक्तिगत काम से मिलने आए हो या सरकारी काम से मिलने आए हो? तो आपने कहा था मैं व्यक्तिगत, जब सरकारी काम करता हूँ तो सरकारी तेल खर्च करता हूँ, और जब व्यक्तिगत आता है तो अपनी व्यक्तिगत कमाई। जब ऐसी सोच बनेगी, ऐसे विचार बनेंगे, अब तो हमें लगता है कोई सरकारी चीज, एक कागज मिल जाए, पेन मिल जाए, वो भी उठाने की नियत रखते, तो कैसे कल्याण होने वाला। तो मिश्रा जी सबसे बड़ी चीज समस्या है मिश्रा जी अब तो स्थितियां ये हो गई हैं कि पार्लियामेंट में प्रश्न पूछने का भी पैसा लेते हैं लोग। आप किस समय की हाँ, बात कर बिल्कुल रहे हो गया हैं? बस। हाँ, तो भाई अब एक चीज़ और है, हम इसके बाद शक्ति का जो यूज़ करें, पावर का यूज़ करें तो 3 तरह से कर सकते हैं। हमें प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है, हमें रिजेक्ट करने की ज़रूरत है, और ज़रूरत पड़े तो नेग्लेक्ट करने की ज़रूरत है, तो हम अपनी। और दूसरी बात ये, शक्ति का न्याय का संतुलन भी ज़रूरी है। आपके पास शक्ति है, आप न्याय नहीं कर रहे हैं तो वो आतंकवाद है। आपके पास शक्ति है और न्याय करते हैं, और शक्ति नहीं है तो आपकी कोई पूछता ही नहीं है। तो इसलिए दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। शक्ति भी होनी चाहिए और आपके पास न्याय भी होना चाहिए। ये दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं होगे तब तक कोई बात नहीं बनने वाली। और ठीक लाइफ है में संघर्ष करना, मिश्रा जी, आपके विचार जीवन में वाकई जब बहुत जबरदस्त हैं और आपने वाकई आज हमारे प्रोग्राम को बहुत अच्छा बना दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम दोबारा भी, जब भी हमारे को जरूरत होगी, हम आपको फिर दोबारा से अपने प्रोग्राम में लाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे प्रोग्राम में आने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार सर।